डॉक्टर बनोगे? क्या करोगे? चलो तुम कह रहे हो तो ठीक है। और तुम इंजीनियर बनोगे। अब तुम क्या बनोगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जीवन में सबसे पहले एक कार्य करना बहुत जरूरी है। तुम्हारे लिए सबसे पहला गोल, तुम्हें कक्षा 11 में पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लास 11th में पास होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ बातें बताऊंगा छोटी छोटी, थोड़ी सी कड़वी भी। हो सकता है तुम्हें बुरा लगे, लेकिन तुम्हें बुरा लगेगा ये सोच के मैं बातें ना बताऊं ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ठीक है, मैं उन मास्टरों में से नहीं हूं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने तुम्हें दिखाता रहूं और तुम्हें कभी सच्चाई से अवगत ना कराऊं। तो सबसे पहले जरा ये देख लें कि क्लास 11th में हमें पढ़ना क्या क्या है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने। तो टोटल हमारे पास 10 यूनिट हैं। देखो, पहली यूनिट का नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। दूसरी यूनिट का नाम है काइनेमेटिक्स। तीसरी यूनिट का नाम है लॉज ऑफ मोशन। चौथी यूनिट का नाम है बेटे वर्क, एनर्जी एंड पावर। पांचवी यूनिट का नाम है बेटे रोटेशनल मोशन। सिक्स्थ यूनिट है ग्रेविटेशन। सेवंथ प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। एट्थ यूनिट है बेटे थर्मो डायनामिक्स। नाइन्थ यूनिट है बच्चे ऑसिलेशंस। और 10th यूनिट है बेटे वेव्स। टोटल 10 यूनिट हैं हमारे सिलेबस में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये यूनिट्स हैं, इनके अंदर चैप्टर्स हैं। इनके अंदर क्या है? चैप्टर्स। जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में 3, काइनेमेटिक्स में 4, 2, 1, 2, 1, 3, 5, 1, 1। ये क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी नहीं है। एनसीईआरटी में 15-16 चैप्टर हैं। ये क्लासिफिकेशन मेरे अकॉर्डिंग है। जितने पार्ट्स में मैंने डिवाइड किए हर यूनिट को, उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करके मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं जो तुम लोगों को मॉड्यूल दूंगा, जो बुकलेट दूंगा, वो भी इतने ही पार्ट्स में क्या होगी? डिवाइडेड। जानना क्यों जरूरी है? जानना इसलिए जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या। जो कुछ भी क्लास 9th में तुम लोगों ने पढ़ा था, उसका एलेबोरेटेड वर्जन हम कौन सी क्लास में पढ़ेंगे? 11th में। यहां से अच्छा लगना शुरू होता है फिजिक्स में, और यहां तक आते आते खुद से, ऊपर वाले से और दीन दुनिया से पूरा यकीन खत्म हो जाता है। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि मैं तुम्हें डराना चाहता हूं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें डरना चाहिए, क्योंकि डरोगे तो मेहनत करोगे। पिछले 2 साल तुम लोगों ने कोई पढ़ाई नहीं की। तुम्हारी 9th और 10th बिल्कुल बर्बाद है। अगर तुम जान लगा के 9th और 10th में पढ़ाई करते भी, तो भी वो पढ़ाई जीके के बराबर है। 9th और 10th की साइंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जनरल नॉलेज की तरह पूछी जाती है। अगर तुम 100 में से 100 भी क्यों ना लाके देते मुझे 10th में, तो भी मेरे लिए तुम लोग क्या थे? शून्य, बिल्कुल शून्य। इस बात का एहसास तुम्हें अगले 10-15 दिन में धीरे धीरे हो जाएगा। क्या पता आज ही हो जाए, क्योंकि मैं फालतू की बात नहीं करता। मैं पहले दिन से सिलेबस कराना क्या कर देता हूं? स्टार्ट।
तो मतलब मैं आज से ही सिलेबस कराऊंगा, मैंने कल भी सिलेबस कराया था, वही सिलेबस मैं आज भी कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले क्या काम करो, पहले पेज पे ये उतार लो, अपने 11वीं के पहले पेज पे ये लिख लो, तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। इसको देखते रहना हमेशा, तुम्हें पता चलता रहेगा। और जो कॉपी लगाओ ना 11th की, अच्छी लगाना, हेल्दी हेल्दी कॉपी लगाना, क्योंकि ये 10th की फिजिक्स नहीं है। 10th की फिजिक्स मालूम है कितनी क्लास में खत्म हो जाती है? 7 क्लास में टोटल, 7 घंटे में 10th की पूरी फिजिक्स खत्म। भाई इतनी ही है 10th में फिजिक्स, लेकिन इसको करने में तुम्हारे तोते उड़ जाएंगे। और एक और बात बताऊं तुम्हें, बायोलॉजी और केमिस्ट्री कोई सब्जेक्ट नहीं होते। साइंस के असल सब्जेक्ट 2 ही हैं, मैथ और फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स। केमिस्ट्री बायो तो रट्टे की चीज है, रट्टा मारो आनंद लो। विशाल क्या कर रहा है भाई आजकल? मैं उससे पूछना भूल गया। लड़ाई कर रहा है? सही है, उसकी बात सुना कर भाई। अच्छा, हॉस्टल। ट्वेल्थ कौन से स्कूल से हो बेटे? कहाँ वाले? 21 वाले से? सुल्तानपुरी से। 11वीं में कितने नंबर थे? फिजिक्स में जो अभी हुआ था 33 थे, ओवरऑल नहीं यार, 90 कुछ हाथ ऐसा हुआ नहीं था। गवर्नमेंट आपको बताएगा ऐसे ही हुआ। अभी थोड़ा बहुत पढ़ाई शुरू की हो? अभी तो मैं बस गाँव से परसों ही आया हूँ। अच्छा, गांव से परसों गांव चले गए थे घूमने फिरने, मजा करने जिंदगी का। पढ़ा दिया ना, ठीक है। तुम मंगलवार को आओ ट्रायल लेने, अगला पूरा हफ्ता ट्रायल लो। मंगलवार को आओ शाम को 4 बजे। देखते हैं तुम्हारे 11th में 90 जो आए हैं तो कितने वर्दी हैं। और तुम ये ऑब्जर्व करना कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाने का ढंग तुमको कितना ठीक लगा, क्योंकि तुम शायद से ये तो जज नहीं कर पाओगे कि मैं कितना अच्छा पढ़ा रहा हूँ या कितना बुरा पढ़ा रहा हूँ। तुम केवल इतना जज कर पाओगे कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है। तुम मेरे पास मंगलवार को आओ शाम को 4 बजे, 1-2 क्लास लो, उससे मुझे पता लग जाएगा तुम कितने पानी में हो। फिर उसके बाद चर्चा करेंगे आगे की, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या करने का है। ठीक है, नोट डाउन कर लो मैडम, डिटेल्स नोट डाउन कर लो, कर ली? ठीक है बेटे, मंगलवार को शाम को 4 बजे। थोड़ा पहले आए होते तो आज की क्लास में बुला लेता, बट वो ख़त्म हो गई और MWF वाले बैच में अभी सीट नहीं है, तो तुम TTS वाले बैच में आओ शाम को 4 बजे। ठीक है बेटा? ठीक है। हाँ, अगर टाइम को लैप करेगा वो इधर उधर कर लेंगे, लेकिन वो तब जब तुम जैसे एक बार अगर ये कहते हो कि हाँ मुझे पढ़ना है तो फिर एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना? उतार लिया भाई? फर्स्ट पेज डन। आओ शुरू करेंगे हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज वी विल स्टार्ट units and
मेजरमेंट। देखो जरा, और जैसा मैंने कहा कि इसमें बेटे 3 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर एरर्स, दूसरा चैप्टर डायमेंशंस, तीसरा चैप्टर यूनिट्स। आज से पहले ये चीजें आपने कभी भी नहीं पढ़ी हैं, इसलिए मैं बहुत आराम से, बहुत शांति से पढ़ाना शुरू करूंगा। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है बोलो तो? एरर्स। क्या नाम है? एरर्स का मतलब क्या होता है बेटा? अगर हिंदी में हम लोग सोचें तो एरर का मतलब क्या है? गलती। भाई यही मतलब है। एरर का मतलब क्या है? गलती। तुम सोच रहे होगे कि गलती है तो वो तो ठीक है, लेकिन ये गलती हम आखिर फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं, ये बात तो हमको पता होनी चाहिए। तो मैं तुमको जरा थोड़ी सी बात समझाता हूं कि हम एरर को क्यों पढ़ रहे हैं आखिर फिजिक्स में। बात तो है, तुम लोगों को स्केल से लाइन खींचनी आती है बेटे? सभी को आती होगी। जब तुम्हारे टीचर ने तुमको स्केल से लाइन खींचनी सिखाई होगी तो लेट कर लो, ये स्केल है, ये ऐसे रखा गया, ठीक है, पर टीचर ने तुम्हें सिखाया होगा कि स्केल रख के ऐसे 90 डिग्री देखो एंड देन ड्रॉ द लाइन। हाँ ना बोलो, क्या तुम ऐसे ही ड्रॉ करते हो? नहीं। तुम कैसे ड्रॉ करते हो? ये तुम्हारी सीट है, तुम ऐसे बैठे हो, ये स्केल है, तुमने देखा 5 सेंटीमीटर। अगर तुमने ऐसे किया तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम में से कई गधे तो ऐसे पड़े होते हैं डेस्क पे यूं, और फिर खींच देते हैं लाइन 5 सेंटीमीटर की। तुम्हें लग रहा है वो 5 सेंटीमीटर की है, क्या असल में होगी 5 सेंटीमीटर की? नहीं। तो तुमने जो ड्रॉ किया उसमें क्या आ गई? एरर। तुमने जो ड्रॉ किया उसमें क्या आ गई? पेंडुलम जानते हो? 9th क्लास में एक धागा ले लो, धागे से एक मास हैंग कर दो और फिर उसको ऐसे 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 स्विंग कराते हैं। तो उसके स्विंग करने के टाइम पीरियड को निकालना होता है। किसको निकालना होता है? टाइम पीरियड को। मान लो मैं तुम्हारा टीचर हूं और मैंने तुमसे एक बात कही, मैंने कहा भाई एक काम करिए, सुन, जब टाइम पीरियड निकाले ना तो पंखा बंद कर लियो। पंखा क्या कर लियो? बंद। और मैंने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा देख भाई सुन, पंखा चलेगा तो पंखे की हवा से जो पेंडुलम का जो वायर है या जो स्ट्रिंग है वो मूव करेगी, और मूव करेगी तो तेरा टाइम पीरियड क्या निकलेगा? गलत। लेकिन तू बोला नहीं सर मुझे तो गर्मी लगती है बहुत ज्यादा, मैं तो अगर एक्सपेरिमेंट करूंगा तो पंखा चला के एक्सपेरिमेंट करूंगा। तू नहीं माना, तूने पंखा चला के एक्सपेरिमेंट किया, तो तू बोल तूने जो टाइम नापा होगा वो सही आएगा या गलत? इसका मतलब तूने जो नापा उसमें क्या आ गया? हम हिंदुस्तानी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं वैसे हम, ऐसी कोई बात नहीं है। ये स्केल खरीदा, ताजा ताजा खरीदा। कैसा खरीदा? फ्रेश। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। वक्त के साथ ये यहां से ऐसे कर्व हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो कायदे में तुम्हें अब इसका इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, लेकिन तुम 100 रुपए के मोमोज खा जाओगे बट 10 रुपए का स्केल नहीं लाओगे। तुम अभी भी इसी स्केल से लाइन मेजर कर रहे हो, तो जो लाइन तुमने मेजर करी है वो सही मेजरमेंट होगा या गलत? गलत। तो तुमने जो नापा उसमें क्या आ गया? एरर। मैं अगर तुमसे ये कहूं कि एक हेयर ले लो, एक बाल ले लो और उसकी थिकनेस नाप दो, क्या नाप दो? थिकनेस नापो। तुम बोले जी हम तो ये थिकनेस ना स्केल से नापेंगे। अब तू कुछ सोच के बता, स्केल से क्या थिकनेस नापी जा सकती है बाल की? नहीं ना, लेकिन तूने फिर भी बता दिया। तो तूने जो नापा उसमें क्या आ गई? पंखा जब बना तो गर्मी थी, इसमें वायर लगाई गई। मैंने कहा वायर की लेंथ है मान ले 5 मीटर गर्मी में। अब ठंड भी तो पड़ेगी 6 महीने बाद,
तो वायर तो ठंड में सिकुड़ जाएगी, क्या तब भी लेंथ 5 मीटर रहेगी? क्या हो जाएगी? कम। तो तूने जो नापा उसमें क्या आ गई? इसलिए तूने कभी ऑब्जर्व किया हो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे रेजिस्टेंस वगैरह ऐसे लिखी होती है 5 ± 1% ओम। इसका मतलब यह है कि 1% ज्यादा भी हो सकती है और 1% कम भी हो सकती है। इन सब तरीकों से फिजिक्स में क्या आ जाती है? एरर। क्योंकि फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ऐसी चीजें, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें बेसिकली मेजरमेंट बहुत जरूरी है, नापना बड़ा जरूरी है। मुझे दूरी नापनी है, किसकी? मुझे दूरी नापनी है धरती की और सूरज की, मुझे दूरी नापनी है धरती की और चांद की, मुझे एटम का साइज भी नापना है। बहुत कुछ मेजर करते हैं हम लोग ना फिजिक्स में, और जब हम लोग मेजर करते हैं तो मेजरमेंट करते टाइम चीजों में क्या आ जाता है? एरर। कारण चाहे कोई भी हो, लेकिन हमने जो नापा उसमें एरर आना नहीं चाहिए। तो इस चैप्टर का जो उद्देश्य है वह केवल यही है कि एरर क्या होते हैं, कितने तरीके से आते हैं और इनको कम कैसे किया जाए, ताकि तुम जो आगे चल के मेजरमेंट करो अपनी लैब के अंदर, तुम लोग प्रैक्टिकल करोगे तो एरर कम से कम हो और तुम्हारा आंसर ज्यादा से ज्यादा सटीक निकले। ये इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य है। क्या ये एम क्लियर हो गया? एरर्स की डेफिनेशन लिखवा दूं, लिखो जरा। एरर्स इन द मेजर्ड वैल्यू, एरर्स इन द मेजर्ड वैल्यू of a quantity, errors in the measured value of a quantity represents the uncertainty in the value. Errors in the measured value of a quantity represents the uncertainty इन द वैल्यू। एरर किसको रिप्रेजेंट करती है? अनसर्टेनिटी को, जहां पे मैं श्योर नहीं हूं कि मैंने सही नापा या क्या नापा, गलत नापा। हाँ ना बोलो भाई, है ना। अब आगे बढ़े अगर हम लोग और हम क्लासिफाई करें एरर्स को, समझना बात को, लिखोगे नहीं अभी। अगर अपन लोग क्लासिफाई करें मान लो एरर्स को, हमारे पास सबसे पहले एरर 3 तरीके की हैं। सिस्टमैटिक एरर्स, दूसरा रैंडम एरर। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि भाई पेंडुलम का टाइम पीरियड नाप 20 ऑसिलेशन के लिए, कितने ऑसिलेशन के लिए? मैं गारंटी लेता हूं हर बार सेम नहीं बताएगा तू। कभी तो बोलेगा 20.2, कभी ऐसा बोल सकता 20.1, कभी बोल देगा 19.8। तो हर बार क्योंकि आंसर सेम नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या है कि तेरे मेजरमेंट में कहीं ना कहीं क्या आ रही है? एरर। लेकिन कारण तुझे भी नहीं पता क्यों आ रही है। करने वाला भी तू ये, ऑपरेटर्स भी तो सारे प्रिकॉशन ले रहा है, लेकिन फिर भी बार बार आंसर क्या आ रहा है? गलत। तो ऐसी एरर्स को क्या कहते हैं? रैंडम एरर्स। कौन सी एरर्स कहते हैं? रैंडम एरर। मजे की बात, सिंस their causes are not known, इनके कारण क्योंकि पता नहीं है, they can't be rectified very easily। क्योंकि इनके कारण तो अपन लोगों को पता ही नहीं है, तो इनको बड़े ही आसानी से रेक्टिफाई किया नहीं जा सकता। और सुनो मेरी बात एक ध्यान से, इनको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। इन्हीं के लिए एक चीज बनी है, याद रखना कि अगर किसी चीज की n ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, कितनी ऑब्जर्वेशन लेते हैं? n। इफ n ऑब्जर्वेशंस आर टेकन, रैंडम एरर बिकम्स 1/n टाइम्स। अगर मैं किसी चीज की n ऑब्जर्वेशन लेता हूं तो रैंडम एरर कितने गुना हो जाती है? 1/। मतलब समझे, अगर मैंने 10 रीडिंग ली तो रैंडम एरर कितने गुना हो गई? 1/10।
यानी कि मैं जितनी ज्यादा रीडिंग लूंगा रैंडम एरर उतनी ही कम होती जाएगी। इनके कारण क्योंकि मुझे पता है ही नहीं, तो इसको करेक्ट करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसी वजह से जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा क्या लेते हैं, रीडिंग, ताकि रैंडम एरर क्या होती जाए, कम। हाँ ना बोलो भाई। तो अभी तक दो तरीके की एरर पढ़ी, सिस्टमेटिक और रैंडम। भाई सिस्टमेटिक वो हैं जिनके कारण पता है, जिनको बड़े ही आराम से क्या कर सकते हो तुम लोग, रेक्टिफाई कर सकते हो। क्या कर सकते हो, रेक्टिफाई। और रैंडम वो हैं जिनके कारण तुम्हें नहीं पता, इनको तुम बड़े ही इजीली रेक्टिफाई नहीं कर सकते। और सबसे अच्छी एरर जो मुझे लगती है वो ये हैं, ग्रॉस एरर्स, पर्सनल एरर्स। दे आर ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर। ये ऑब्जर्वर की लापरवाही की वजह से होती हैं। ऑब्जर्वर यानी कि तुम, और इनको करेक्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान है। बोलो क्यों? बोलो जो भी बच्चा बदमाशी कर रहा हो बुला लो, ये रखा, वो मेरा डंडा, हाँ इधर है, सॉरी, 2 लठ इधर से और 2 लठ इधर से, एरर तुरंत से पहले क्या हो जाएगी, खत्म। हाँ ना बोलो, उतारो, ये आएगा पेपर में। मेमोरी फुल है। ऐसे ही नोट्स बनाते चलना, ठीक है। मैं तुम लोगों को आगे चल के, जैसे तुम लोग जब कंफर्म करोगे पढ़ना, तो मैं तुम्हें बुकलेट्स भी दूंगा, ठीक है। होगा उनमें भी ये सब कुछ, लेकिन मैं फिर भी क्लास में लिखवाऊंगा। मैं उन टीचर्स की तरह नहीं पढ़ाता कि बुकलेट पकड़ा दी और उसी से एक्सप्लेन करते चले गए, जिससे सिलेबस बहुत तेजी से आगे भागता जाए लेकिन समझ में कुछ भी ना आए। तो मैं लिखवाऊंगा सब कुछ, उसमें से हम रेफर करेंगे न्यूमेरिकल्स। कितने न्यूमेरिकल करेंगे? जितने नहीं, हम करेंगे पर यूनिट 100 से 150 न्यूमेरिकल। पर यूनिट 100 से, इससे कम में बात नहीं बनेगी, इससे कम में फिजिक्स ना हो पाई। हो गया बच्चे? उतार ले, डर का रहा है, आराम से लिखो। बढ़े आगे। अब देखो 1% ये सब तुमसे ना भी पूछा जाए, हो सकता है तुम बच जाओ, लेकिन अब जो करवाऊंगा इस पे न्यूमेरिकल जरूर आता है। बहुत ध्यान से समझना, फिर एकदम उतारना, ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। इस टॉपिक को हम लोग कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। मतलब कहने का यह है कि ये तो जान लिया हमने कि एरर कितने टाइप की होती है, लेकिन मेजर कैसे करूं? अरे भाई नापने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए। तो उसके लिए देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, और इसमें सबसे पहली चीज जो आती है उसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर भाई? एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होती है आओ समझते हैं। पहले समझते हैं, उसके बाद में कुछ देखेंगे। डेफिनेशन में लिखा जाता है कि इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी। ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का अंतर भूल जाओ। अभी तुमने डेफिनेशन में क्या लिखा, एग्जाम्पल से समझो। मैं तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम्पल से कराता हूं। जैसे मान लो ये हमारे पास एक रॉड है,
और मैं ये कहता हूं कि इसकी जो एक्चुअल लेंथ है, ट्रू वैल्यू टीवी, वो कितना मीटर है? 5 मीटर। ये बालक है, क्या नाम बेटा? चिराग। मैंने चिराग को कहा कि चिराग एक काम कर दे भाई, इसकी 5 रीडिंग लेके बता कि तू इसकी लेंथ को नाप कितने बार? 5 बार। चिराग बोला ओके सर, 5 बार मैं निकाल देता हूं रीडिंग। इसने मुझे 5 रीडिंग निकाल के दी। क्या क्या रीडिंग निकाली इसने? पहली बार में ये बोला सर इसकी लेंथ है 4.8 मीटर। दूसरी बार में बोला सर 5.2 मीटर। तीसरी बार में बोला 5.0 मीटर। चौथी बार में बोला 4.9 मीटर। पांचवी बार में बोला 5.1 मीटर। ये 5 रीडिंग इसने मुझे निकाल के दी। दिमाग लगाओ और जरा सोचो, रॉड की एक्चुअल लेंथ कितनी थी? इसने पहली बार में नापा कितना? इसने सही नापा गलत नापा? कितने की गलती हुई? 0.2 की। कितने की? ये जो 0.2 है यही एब्सोल्यूट एरर है। यही कौन सी एरर है? एब्सोल्यूट एरर को लिखा जाता है डेल्टा लगा के। कैसे? तो A1 की एरर को लिखा जाएगा डेल्टा A1। डेफिनेशन क्या कह रही है? अंतर है किसका? ट्रू वैल्यू का और मेजर्ड वैल्यू का। बोल ट्रू वैल्यू कितनी है? 5। बोल मेजर्ड वैल्यू कितनी है? 4.8। एरर कितनी आई? 0.2 मीटर। जो दूसरी क्वांटिटी इसने नापी, क्या इसमें भी एरर है? हाँ, ट्रू वैल्यू थी 5, मेजर करिए 5.2, एरर आया -0.2 मीटर का। इस माइनस का मतलब ये नहीं है 0 से कम है। माइनस का मतलब है कि भाई ने फालतू नाप दिया। भाई ने क्या नाप दिया? आई बात समझ में? क्या तीसरी क्वांटिटी में भी कोई एरर है? कोई एरर नहीं है। तो 5 - 5, बोल आंसर कितना आ जाएगा? 0 मीटर। क्या चौथी क्वांटिटी में कोई एरर है? 0.1 मीटर। पांचवी क्वांटिटी में कोई एरर है क्या? -0.1 मीटर। ये जितने भर भी एरर निकले इनको कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर। क्या कहा जाता है इनको? बात पल्ले पड़ गई? पक्की बात। अब जब एब्सोल्यूट एरर निकल जाए तब हम एक दूसरी एरर निकालते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। कौन सा एरर? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा AM से। M का मतलब है मीन। M का क्या मतलब है? मीन। अगर तुमको ऊपर वाले ने थोड़ा सा भी दिमाग दिया है तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। इसको पढ़ के देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर। जितनी बार भी एब्सोल्यूट एरर निकली उन सब का क्या निकाल दो? मीन। उन सब का क्या निकाल दो? तो मीन एब्सोल्यूट एरर हम लिखेंगे कि इट इज डिफाइंड एज द मीन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर्स। जितनी भर भी एब्सोल्यूट एरर्स हैं उन सब का क्या निकाल दीजिए? मीन निकाल दीजिए। जो क्वांटिटी निकलेगी वो क्या होगी? मीन एब्सोल्यूट एरर। समझो। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखा जाए? कितने सारे एब्सोल्यूट एरर निकले थे? यही सब थे ना? यही सब थे। इनको ऐड करके किससे डिवाइड करूं? 5। किससे डिवाइड करूं? लेकिन देखना, सबको ऐड कर दूंगा तो आंसर तो 0 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 वैल्यू नेगेटिव में है। तो तुमको मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते टाइम एक बात ध्यान रखनी है कि जितने बार भी एब्सोल्यूट एरर लोगे उन सब की वैल्यू मॉड के अंदर रखनी है। किसके अंदर रखनी है? मॉड समझते हो भाई? नहीं? मॉड्यूलस नहीं पता? मॉड का मतलब है, सुन लो, जो भी क्वांटिटी मॉड के अंदर होगी उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अभी तुम्हें बस इतना जानने की जरूरत है, मॉड के अंदर की क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो जितनी बार भी एरर है वो सब ऐड कर दो। कितनी कितनी वैल्यू थी?
22011 22011 यहां रखो 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0 प्लस 0.1 प्लस 0.1 डिवाइड बाय 5। बोल वैल्यू कितनी? 2 2 4 1 5 1 6 0.6 डिवाइड बाय 5। ये क्या निकल गया? मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकल गया? अरे हाँ ना तो बोलो, बोलो क्लियर है। अब तीसरा एरर रहेगा रिलेटिव एरर। कौन सा एरर भाई? रिलेटिव एरर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा। रिलेटिव एरर डेफिनेशन देखो क्या कहती है। इट इज डिफाइंड एज the ratio of mean absolute error to mean value या ट्रू वैल्यू। बात का मतलब समझो। रिलेटिव एरर जो है डेल्टा कहता रेशियो है किस किस का? मीन एब्सोल्यूट एरर का। यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे डिनोट कर रहे हैं? डेल्टा एम से। कहता इसको डिवाइड कर दो मीन वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से। या किससे? टीवी का मतलब ट्रू वैल्यू। अब देखो ध्यान से, डेल्टा एम अपन का कितना निकला था एग्जांपल में? 0.6 डिवाइड बाय, और ट्रू वैल्यू कितनी है? अरे देखो ना, लेट करी थी मैंने। ट्रू वैल्यू कितनी है? 5। तो इसको डिवाइड कर दिया किससे? ट्रू वैल्यू से। डेल्टा क्या आया बोलो? 0.6 डिवाइड बाय, बोलो सही है। लास्ट एरर, एकदम लास्ट, यहां से निकलेगा परसेंटेज एरर। कौन सा एरर? और परसेंटेज एरर जो होता है ये बराबर होता है भाई डेल्टा इंटू में 100। डेल्टा इंटू में डेल्टा बोल कितना निकला? 0.6 बाई 25 इंटू में 100, 4 6 24, आंसर आया 2.4%। मतलब हमने जो ये पूरा सवाल किया शुरू से लेके आखिर तक, और अगर इस भाई ने ये सब वैल्यू नापी हैं तो एंड में इसके रिजल्ट में कितने का एरर आ गया? 2.4% का। हाँ ना बोलो। एक बात तुम समझ पा रहे होगे कि हर एक एरर दूसरी एरर से जुड़ी हुई है। अगर पहली बार में गड़बड़ कर गए तो एंड तक का आंसर क्या आएगा? गलत। और ऐसा एक एग्जाम्पल सॉल्व भी है एनसीईआरटी में। उसको घर जाके क्या करने का? ट्राई करने का, बिना सॉल्यूशन देखे, बिना एग्जाम्पल में। एक चीज जो तुम मिस कर गए, जो मैं तुम्हें बता दूं, मैंने रिलेटिव एरर निकालते टाइम क्या बोला कि मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू का रेशियो है। कई बारी एग्जाम में ट्रू वैल्यू नहीं दी होती। अगर एग्जाम में ये नहीं बताया कि इसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, तो क्वेश्चन सीधा यहां से शुरू होगा कि इसने नापा, 5 रीडिंग ये आई, एरर निकालो। तो अगर डायरेक्ट यहां से शुरू हो तो ट्रू वैल्यू क्या लोगे? इसने जो नापा उसका मीन निकाल लो। उसका क्या निकाल लो? तो जो मीन वैल्यू है वही क्या लिया जाएगा? ट्रू वैल्यू। जो मीन वैल्यू है वही क्या लिया जाएगा? ट्रू वैल्यू। यहां पे लिख दे रहा है मैं ये बात ना, ये बात मैं यहां लिख देता हूं और हिंदी में लिखूंगा सितारा लगा के, तुम भी ऐसे ही छापना। अगर ट्रू वैल्यू नहीं गिवन है तो मीन वैल्यू ही ट्रू वैल्यू होगी। हाँ ना बोलो। अगर नहीं गिवन है ट्रू वैल्यू तो जो मीन वैल्यू निकलेगी वही कौन सी वैल्यू होगी? ट्रू वैल्यू। चमका, उतार डालो।